नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ऋचा यादव डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय से आज आपको समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में मैं बताना चाहूँगी। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि समाजशास्त्र क्या होता है। आज मैं बताऊँगी कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है। तो इसके संबंध में कुछ परिभाषाएं हम लोग देख लेंगे। किसी भी परिभाषा को देखने से उसके विषय में हम ज़्यादा अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब हम किसी विषय को विस्तारपूर्वक बताना चाहते हैं तो कोई भी समाजशास्त्र की परिभाषा को हमें बताना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि समाजशास्त्री बहुत ही लंबे समय के अध्ययन के पश्चात किसी भी परिभाषा या परिणाम तक पहुंचते हैं। तो उसकी परिभाषा को उनके शब्दों में बताने से हमारी बात आसानी से सिद्ध हो जाती है या क्लियर हो जाती है। तो जानते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। लैंडिस की यह परिभाषा है कि विज्ञान विज्ञान ही है। मतलब समाजशास्त्र की प्रकृति क्या वैज्ञानिक है, ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी शब्द जो है समाजशास्त्र, एक लॉजी जिसमें आ गया मतलब वो विज्ञान हो गया। ठीक है, तो सोशियोलॉजी भी क्या हो गया, समाज विज्ञान हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान के लिए कहा जा रहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र। तो कोई भी विषय को जब हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो वह विषय विज्ञान कह जाता है। मतलब विषय की सामग्री कुछ भी हो, उसके अंदर हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करें, है ना, लेकिन अगर उसको हम वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करें तो वह विषय क्या हो जाता है, विज्ञान हो जाता है। तो विज्ञान के अर्थ को पहले समझिए। विज्ञान के अर्थ को समझने के लिए कुछ समाजशास्त्री ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे कार्ल पियर्सन महोदय कहते हैं कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। किसी भी विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में होती है। पद्धति मतलब उसको जानने का, उसको तय करने का, पहचानने का तरीका। तो चूंकि समाजशास्त्र क्या है, सारा समाज हमारी प्रयोगशाला हो गई। तो समाज की पद्धति क्या हो गई, समाज के अध्ययन के लिए क्या पद्धति होगी। देखो, समाजशास्त्र कोई लेबोरेटरी में या एक कमरे या एक प्रयोगशाला में जाकर अध्ययन करने वाला विषय तो नहीं है। समाजशास्त्र का विषय क्या है, संपूर्ण समाज है। सारे समाज का ही अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो अब समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए चूंकि यह बहुत विस्तृत क्षेत्र है, तो कुछ इसकी अध्ययन के टूल्स या तरीके होंगे जिससे हम समाज का अध्ययन कर पाएंगे। वह तरीके कौन से हैं जिससे हम समाज का अध्ययन करेंगे? वह तरीका है साक्षात्कार या इंटरव्यू। इंटरव्यू इंटरव्यू किसे कहते हैं? इंटरव्यू दो शब्द से मिलकर बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर मतलब अंतः, व्यू मतलब होता है दर्शन। यानी किसी भी व्यक्ति के आंतरिक मन को देखना, अंदर को देखना इंटरव्यू कहलाता है। जैसे किसी भी साक्षात्कार में हम जाते हैं, जब जॉब के लिए हम लोग कोई वैकेंसी में भरते हैं, लिखित परीक्षा जब हम पास जाते हैं तब हम जाते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में वो व्यक्ति क्या करते हैं, इंटरव्यू जो व्यूअर है, जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, वह व्यक्ति जब हमें प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने देखता है, हमसे बात करता है, हमसे प्रश्न पूछता है, तो हमें उनके व्यू का पता चल जाता है कि इसकी सोच कैसी है, इसकी समझ कितनी है, यह कितनी गहराई है इसकी बातों में। यह सब जानने के लिए इंटरव्यू ले जाता है। तो जब समाजशास्त्र में आप कोई भी समस्या को लेकर चलते हो तो आप लोगों से क्या करते हो, इंटरव्यू लेते हो। इंटरव्यू लेकर उसके बारे में, उस समस्या के बारे में आप जानने का प्रयास करते हो। इसके अलावा दूसरी पद्धति कौन सी है? दूसरी पद्धति होती है अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन मतलब होता है देखना। कान और मुंह की अपेक्षा इसमें नेत्र पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप उस जगह पर उपस्थित होकर उस चीज़ को देखते हो, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा एक और पद्धति होती है, वह होता है सर्वेक्षण या सर्वे का कार्य। जैसे कि जनसंख्या में सर्वेक्षण का कार्य होता है, आप लोग को मालूम ही होगा, है ना। तो कार्ल पियर्सन महोदय कहते हैं सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। मतलब कोई भी चीज़ को आप अध्ययन करेंगे, उसकी पद्धति सही रहेगी, आपकी पद्धति वैज्ञानिक रहेगी, तो वह विषय विज्ञान कहला जाएगा। इसी की अगली एक परिभाषा है विसंज तथा विसंज के अनुसार। यह एक पद्धति या उपागम है, न कि विषय सामग्री, जो विज्ञान की कसौटी है। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमारे सामने आई, विज्ञान की कसौटी। इसके बाद हम तीसरी परिभाषा देते हैं लुंड वर्ग के अनुसार। विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है।
तो इस प्रकार हम समाज में अध्ययन करने के लिए जो पद्धति अपनाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हैं, तो वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है ये हमने जाना। इसके बाद हम देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं, मेन एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। तो विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, अवलोकन। अवलोकन के संबंध में गुडे एवं हार्ट महोदय कहते हैं कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। अतः समाजशास्त्री को अपने सावधानीपूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके बाद इसकी दूसरा चीज आता है सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की दूसरी प्रमुख विशेषता होती है कि अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों के सत्यता की परीक्षा की जाए। इसे हम क्या कहते हैं, सत्यापन के नाम से पुकारते हैं। तो अन्य शब्दों में अगर कहा जाए, सत्यापन का अर्थ होता है किसी भी प्राप्त निष्कर्ष की प्रामाणिकता को पता लगाना, प्रामाणिकता को प्राप्त करना। इसके बाद तीसरा इसकी मुख्य विशेषता होती है, वह होती है सामान्यीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख तत्व या विशेषता होती है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का अर्थ होता है प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रकृति को ज्ञात करना से है। इसमें कुछ इकाइयों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद इसकी अंतिम विशेषता होती है भविष्यवाणी करना। समाजशास्त्र में भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं या नहीं, एक सवाल उत्पन्न होता है, क्योंकि विज्ञान में तो आप भविष्यवाणी कर सकते हो, जैसे H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर पानी बनेगा, है ना। चुंबक जो है वो लोहा को खींचेगा। ये आप कहीं पर भी भविष्यवाणी कर सकते हो। शुगर इज स्वीट इन एवरीवेयर कह सकते हैं कि शक्कर को अगर आप बिलासपुर में भी चखोगे तो वो मीठा ही लगेगा, कोटा में चखोगे तो भी मीठा लगेगा, इंग्लैंड में जाकर चखोगे तो भी शुगर इज स्वीट। तो समाजशास्त्र में भविष्यवाणी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यही प्रश्न एक उत्पन्न होता है, क्योंकि विज्ञान में तो अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण के द्वारा बताया। तो समाजशास्त्र में भी यदि परिस्थितियां एक जैसी रही तो हम लोग इसमें भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा तो वो अच्छे नंबर लेकर प्राप्त होगा, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो ये आप भविष्यवाणी करने में सक्षम हुए ना। वैसे ही समाजशास्त्र की दशाओं को अगर नियंत्रित किया जाए तो हम भविष्यवाणी करने में कभी भी सक्षम होंगे। इसके बाद एक और आता है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। ठीक है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति मतलब क्या होता है, किसी भी विषय को जब भी विज्ञान कहा जाएगा जब उससे संबंधित तथ्यों को संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक विधि से करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में भी विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए समाजशास्त्र को भी हम विज्ञान कह सकते हैं। मतलब हमारा प्रश्न था कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, तो बच्चों समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक प्रकृति है ना। अब वैज्ञानिक प्रकृति के सारे तत्व इसमें आ जाते हैं, जैसे तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने अभी अपना बताया अवलोकन विधि का इस्तेमाल किया जाता है, वास्तविक तथ्य या यथावत चित्रण किया जाता है, या कह सकते हैं क्या है यह स्पष्टता उल्लेख किया जाता है। इसके बाद आता है कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट विवेचना की जाती है, निष्कर्ष प्रमाणिक हो अर्थात उसकी सत्यता की जांच भी की जाती है, निष्कर्ष सर्वव्यापी होने चाहिए। अब सर्वव्यापी शब्द का क्या अर्थ होता है, सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हर जगह एक जैसा, जैसे कि अभी मैंने उदाहरण में बताया शुगर इज स्वीट इन एवरीवेयर, जहाँ पर भी आप शुगर को टेस्ट करोगे वो स्वीटनेस ही देगा, मीठा ही लगेगा ना शक्कर। वही है इसकी सर्वव्यापता, मतलब सारे जगह पर ये सर्वव्यापी होता है, हर समाज में, हर जगह पर, हर देश में समाज पाया जाता है ना। और समाजशास्त्र के निष्कर्ष क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। इसके बाद आता है एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। समाजशास्त्र में जो भी हम तथ्य एकत्रित करते हैं या जो भी डाटा कलेक्शन करते हैं उसके आधार पर उसको क्या कर सकते हो आप, उसकी भविष्यवाणी भी कर सकने में आप सक्षम होंगे। तो समाजशास्त्र की प्रकृति क्या हो गई, वैज्ञानिक हो गई। चलिए कल हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति कैसे वैज्ञानिक है, इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से हम कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद।